अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स चल रहा है हमारा। और जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर की सारी थ्योरी ख़त्म कर ली थी, तो अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहते हैं जो कि आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और 1 से लेकर 5 तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी आसान से प्रॉब्लम्स हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इसके अंदर सिर्फ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अगर आप लोग खुद से भी देखो तो ये सॉल्व हो जाएंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 6 से और फिर 7, 8 और 9 आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे और फिर आगे इसके जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो आने वाली वीडियोस के अंदर इसी तरह से लेके चलेंगे। अच्छा, और आगे भी काफ़ी सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान भी हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे आएंगे जो कि 2-2, 3-3 पेजेस के ऊपर जा रहे होते हैं, तो वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब पेपर में वो कभी नहीं पूछे जाते न्यूमेरिकल्स, जो कि काफ़ी, जैसे अगर न्यूमेरिकल 10 की बात की जाए शायद वो हम लोग अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, इसको डिस्कस भी कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल है, मतलब अच्छे खासे पेजेस के ऊपर जाता है। तो इतना बड़ा जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है वो आपके पेपर में नहीं पूछा जाता और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसे हम लोग जो है वो फिर परफॉर्म, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स आ गया है वो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। तो इसलिए आज के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो ये वाले 6, 7, 8 एंड 9, ये सारे आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है इस चैप्टर की, जो कि तकरीबन 4 वीडियोस के अंदर आई है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो है ये सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पहली वाली वीडियो, सेकंड वाली वीडियो, एडिशन ऑफ वेक्टर वाली, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अंदर जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करके लेके आए हैं, वो सारे के सारे आपको जो है वो पता होने चाहिए। मतलब आप लोग रिवाइज कर लो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले, और अगर वो चारों की चारों वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप लोग जो है वो दोबारा से देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 से। और इस प्रॉब्लम के अंदर आपको वो लोग क्या बता रहे हैं कि फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट्स ऑन पार्टिकल पी। ये जो आपको नीचे फोर्सेस दी हुई हैं, फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3 और फोर्स 4, बोल रहे हैं कि ये एक पार्टिकल पी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ये चारों की चारों फोर्सेस। अगर इसको हम लोग विजुलाइज करें या फिर इसको डायग्राम की मदद से खुद से समझने की कोशिश करें, तो फर्ज करो कि ये एक पॉइंट पी है जो किसी ब्लॉक के ऊपर मौजूद है। ये हमारे पास ब्लॉक है और इसके ऊपर ये पॉइंट है, इसको हमने पॉइंट पी का नाम दिया है, फिर इस पॉइंट को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रही हैं। फर्ज करो कि F1 जो है वो आपके पास ये है, F2 जो है वो आपके पास ये है, F3 जो है वो आपके पास ये रही, और F4 जो है वो कुछ आप बना लो इस डायरेक्शन के अंदर। ये F1 है, ये F2, F3 और यहाँ पे जो है आपके पास F4 है। तीनों की तीनों एक ही डायरेक्शन के अंदर लग रही हैं इस ब्लॉक के ऊपर या फिर इस पॉइंट P के ऊपर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप निकाल के बताओ रिजल्टेंट, मतलब इन चारों की चारों फोर्सेस का जो कि पॉइंट P के ऊपर लग रही हैं, रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा। मतलब एडिशन के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो क्या निकल के आएगा। अब चूंकि ये सारी की सारी फोर्सेस उन्होंने हमें वेक्टर फॉर्म के अंदर दी हुई हैं, तो सिंपली आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जितने भी हमारे पास ये I, J, K वाली वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड कर देना है सिंपली। मतलब इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है कि हमने ऐड कर देना है चारों की चारों फोर्सेस को। और अगर वैसे देखा जाए ग्राफिकली, अगर आप लोगों को देखना है तो आप कैसे जो है वो कर सकते हो कि इन तमाम को हेड टू टेल रूल की मदद से जो है वो आप ऐड कर लो।
पहला वेक्टर जो है वो ड्रॉ करो। मतलब अगर आपको विजुलाइज करना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके ऊपर किस तरह से लग रही होगी, या फिर ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है या फिर ये जो ब्लॉक है किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा होगा, तो आप जो है वो हेड टू टेल रूल के ज़रिए से भी इसे ऐड कर सकते हो। मतलब ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखी, फिर इसको जो है वो यहाँ रख दिया, फिर इसको जो है वो सीधा करके यहाँ रख दिया, और यहाँ से जो है वो इसको मिलाओगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आ जाएगा। लेकिन हमें ग्राफिकली नहीं बताना, हमें जो है वो वेक्टर फॉर्म के अंदर बताना है, क्योंकि उन्होंने हमें जो फोर्सेस दी हुई हैं वो वेक्टर फॉर्म के अंदर ही दी हुई हैं। वेक्टर फॉर्म क्या, आई जे के की फॉर्म के अंदर, इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। हमने वीडियोज़ के अंदर जो अपनी देखा हुआ। तो रिजल्टेंट निकाल के बताओ वेक्टर फॉर्म के अंदर, और फिर वो जो आपके पास रिजल्टेंट आए उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये दो सवाल जो आपसे उन्होंने किए हुए हैं। तो अगर इसे सॉल्व करें तो काफ़ी आसान सा ये प्रॉब्लम है। हमने सिंपली क्या करना है कि रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स के लिए आप एफ आर से रिप्रेजेंट करो रिजल्टेंट फोर्स को, या फिर एफ नेट से रिप्रेजेंट करो, दोनों एक ही बात है। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सिंपली F1 को, F2 को, F3 को और F4 को जो आपस में ऐड कर दो। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करो। F1 की वैल्यू है 2i प्लस का 3j माइनस का 5k, फिर F2 की वैल्यू आपके पास माइनस का 5i प्लस का j और प्लस का 3k, और फिर हमारे पास F3 की जो वैल्यू है वो है प्लस का i माइनस का 2j प्लस का 4k, और फिर F4 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, प्लस का 4i माइनस का 3j और माइनस का 2k। अब आपने क्या करना है कि सिंपली आई वाली जितनी भी वैल्यूज़ है उनको ऐड कर लेना है, और जे वाली जितनी वैल्यूज़ है उनको ऐड कर लेना है, और के वाली जितनी वैल्यूज़ है उनको ऐड कर देना है। तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर फॉर्म के अंदर आपके पास आई जे के की फॉर्म के अंदर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो एक आई वाली वैल्यू ये 2, एक आई वाली वैल्यू ये जो कि माइनस का 5 है, एक आई वाली वैल्यू ये है जो कि सिर्फ 1i है, और फिर एक जो ये रही। तो इन्हें जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर में डालते हैं। 2 माइनस का 5 और इसके बाद प्लस का 1, चूँकि यहाँ पे सिर्फ i है तो 1 आएगा, और फिर प्लस का 4। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब 2i। इसके बाद जे वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड करो। एक जे वाली ये रही 3j जो कि, फिर प्लस का 1j, फिर माइनस का जो है वो आपके पास 2j, और फिर माइनस का 3 और आपके पास जो है वो j। तो इन्हें जब आप लोग ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 प्लस के साथ और फिर प्लस का 1 जो कि यहाँ पे, फिर माइनस का 2 और फिर जो है वो आपके पास माइनस का 3। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 1। तो इसका मतलब माइनस का सिर्फ j, 1 कोफिशिएंट के अंदर हम लोग लिखते नहीं हैं। और फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास k वाली वैल्यूज़ बच गई। तो एक k वाली ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, और दरमियान में 4 पूरी हो गई। हाँ 4 पूरी हो गई। तो यहाँ पे जो है वो आप इनके कोफिशिएंट लिख लो, माइनस का 5 और इसके बाद जो है वो आपके पास प्लस का 3, फिर इसके बाद जो है वो आपके पास प्लस का 4 और फिर आपके पास जो है वो माइनस का 2। तो इसका आंसर जो है आपके पास 0 आ रहा है। और 0 कैसे आ रहा है कि मतलब ये माइनस का 5 है और ये ये जो है वो प्लस का 3 है, और ये आपके पास जो है वो कहाँ गया, माइनस का 2 के। तो माइनस का 2 के और माइनस का 5 के कितने हो जाएंगे, माइनस का 7 के। और अगर इनको देखें तो 3 और 4 प्लस के साथ, तो 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा आपके पास प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 0 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है वो 0 बचेगा। तो इसका मतलब k जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू k एक्सिस के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रही। तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर है, ये आपके पास आंसर है, यानी कि ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है वेक्टर फॉर्म के अंदर, जो कि उन्होंने हमसे पूछी हुई थी कि फाइंड द रिजल्टेंट, जो कि वेक्टर फॉर्म के अंदर ही आपको बतानी थी। तो इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका पार्ट ए है, ये आपके पास पार्ट ए है। और अगर पार्ट बी की बात की जाए तो पार्ट बी के अंदर आपने मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको f का मैग्नीट्यूड चाहिए तो f x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस f y वाली वैल्यू का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, या फिर i वाली वैल्यू का स्क्वायर
जे वाली वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ये हमने फॉर्मूला सबसे पहली वीडियो के अंदर शायद बनाया था जब हम लोग वेक्टर इन अ प्लेन को सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ से आपको जो है वो इसका फार्मूला जो निकल के अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला हमने कैसे बनाया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो एफ आर और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि आई वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर या फिर जे वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो जे की वाली वैल्यू क्या है -1, तो -1 और ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और -1 है तो -1 के ऊपर स्क्वायर है, तो जब -1 के ऊपर स्क्वायर गिरेगा तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा +1। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता होगा, मैट्रिक के अंदर आपने देखा था कि अगर किसी माइनस वाली चीज़ के ऊपर इवन पावर हो तो जब वो इवन पावर गिरती है तो उसे पॉजिटिव बना देती है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जो है अंडर रूट एज इट इज़, और इस स्क्वायर ने क्या किया कि इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो आप इसे सॉल्व कर लो, काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था ये। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 आएगा अंडर रूट के अंदर, और यही बेसिकली मैग्नीट्यूड है हमारे पास। साथ में जो है वो यूनिट, चूँकि ये फोर्स है तो यहाँ पे यूनिट जो है इसका न्यूटन आएगा। तो ये आपके पास जो है पार्ट बी का आंसर है और ये आपके पास पार्ट ए का आंसर है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। अब इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। सी जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है जो कि पिछले वाले प्रॉब्लम से मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मतलब इक्वेशन दी हुई है आपको और आपको उसे जो है वो सॉल्व करना है। तो वेक्टर ए दिया हुआ है आई जे के की फॉर्म के अंदर, वेक्टर बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, और पार्ट ए के अंदर आपको ये इक्वेशन बना के दे दी और आपको बोला जा रहा है कि इसे सॉल्व करो। और फिर पार्ट बी के अंदर भी आपको ए बी और सी को ऐड करना है और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर सी के अंदर भी जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और पार्ट डी के अंदर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर या पैरेलल टू दिस वाला वेक्टर, जो कि हम लोग यहाँ से हमें जो मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहला वाला पार्ट अगर सॉल्व करें पार्ट ए, तो पार्ट ए के अंदर वो हमें बोल रहे हैं कि आप सॉल्व करके बताओ 2a माइनस का b और प्लस का 3c। आपने कुछ भी नहीं करना, इस इक्वेशन को एज इट इज़ नीचे जो है वो उतारना है, a b और c की वैल्यूज पुट कर देनी है। इसी इक्वेशन के अंदर a b और c की वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 है तो 2 आप एज इट इज़ लिखो। इसके बाद वेक्टर ए की जो भी वैल्यूज दी हुई हैं आई जे के के अंदर वो यहाँ पे पुट कर दो, 3i माइनस का j और माइनस का 4k। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर आपके पास जो है वो वेक्टर b आपने उतारना है, तो माइनस और आगे वेक्टर b। वेक्टर b जो वो आपके पास क्या है माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 3k। फिर इसके बाद प्लस का साइन है और 3 और साथ में आपको यहाँ पे वेक्टर c जो है वो उतारना है। तो वेक्टर c क्या है i प्लस का 2 और इसको थोड़ा सा जो आगे करना पड़ेगा प्लस का 2j और माइनस का k। अब इसे जो आप लोग सॉल्व कर लो। 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़र 6i, और फिर 2 जब माइनस के j से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2j आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है अगर कुछ भी नहीं है तो। सिंपली ये अलजबरा की तरह है, ठीक है। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर अलजबरा को सॉल्व करते हो वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़र 8 एंड साथ में k। फिर ये माइनस के साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा, आपके पास 2i और ये माइनस और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा -4j और माइनस माइनस जो आपके पास प्लस हो जाएगा 3k। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3i और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़र 6j और माइनस का 3k। अब आई वाली वैल्यूज़ को आप जो है वो सॉल्व कर लो, जे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो और के वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो। तो आई वाली एक ये रही और एक जो है ये रही। तो ये आपके पास कितना है 6 प्लस का 2 करोगे तो 8 हो जाएगा,
और 8 के अंदर आप जब 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 11। तो आपके पास क्या आ गया 11 आई। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास जे वाली वैल्यूज़ हैं एक ये रही और एक ये रही। माइनस का 2j माइनस का 4j कितने हो गए माइनस का 6j। और फिर आपके पास जो प्लस का 6j, तो ये माइनस का 6j और ये प्लस का 6j आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जब आप लोग इसको कैलकुलेटर के अंदर लिखोगे माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का 6 तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये आपस में कट गए, ये और ये ऐड होके क्या किया इन्होंने इसको काट दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे जे वाली वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। फिर हमारे पास के वाली वैल्यू है, तो एक ये रही और एक ये रही। माइनस का 8k इसके बाद जो है वो आपके पास प्लस का 3k। तो माइनस का 8k और प्लस का 3k आंसर कितना आएगा माइनस का 5k। और फिर यहाँ पे हमारे पास कितना है माइनस का 3k, या फिर सिंपली इस 3k को 3k से माइनस कर दो तो आपके पास आंसर जो है 5k बचेगा 8k बचेगा। तो माइनस का 8 और k, तो ये आपके पास पार्ट ए का आंसर है। पार्ट ए का आंसर यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब आपको पार्ट बी का आंसर निकालना है। और पार्ट बी के अंदर उन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे निकलेगी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंपली इसके अंदर आप लोग इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो। 3i माइनस का j और माइनस का 4k किसकी जगह पे a की जगह पे, फिर प्लस का साइन और आगे जो आपके पास ये वाला पूरा वेक्टर उतारना, तो प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 2i मतलब सिंपली a की जगह पे a की वैल्यू उतार दो, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू। तो माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 3k और इसके बाद प्लस का आपके पास c की क्या वैल्यू है i प्लस का 2j और माइनस का आपके पास k। और इसे आप सबसे पहले तो सॉल्व कर लो। तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी और प्लस c की, और वो कितनी आ रही है माइनस का 3i और आपके पास माइनस का 2i और प्लस का 1i। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 1 कितने हो गए 4i, और यहाँ पे जो आपके पास माइनस का 2i है तो कितने हो जाएंगे ये प्लस का 2i। आंसर कितना आएगा प्लस का 2i। आप इसे कैलकुलेटर के ऊपर जो वो रख के सॉल्व करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 2i। फिर इसके बाद जे वाली वैल्यूज़ है, तो माइनस का 1j और आपके पास जो है वो प्लस का 4j और प्लस का 2j। तो माइनस का 1j और यहाँ पे प्लस का 4j कितने हो जाएंगे 3j, और 3j के अंदर जब आप लोग 2j ऐड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 5j। तो यहाँ पे 5j आ गया। फिर k वाली वैल्यूज़ है, तो एक ये रही k वाली वैल्यू, एक ये रही और एक ये रही। तो ये माइनस का 4k और सिर्फ माइनस का k कितने हो जाएंगे माइनस का 5k और यहाँ पे कितने माइनस का 3k। तो ये दोनों जब आपस में ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 और k। तो कैलकुलेटर के अंदर रखना आप लोग, यही वाला आंसर जो आपको निकल के देगा कैलकुलेटर, ये वाला आंसर निकाल के देगा। तो ये आपके पास क्या आया वेक्टर फॉर्म के अंदर a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकलता है i वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस j वाली वैल्यू का स्क्वायर जो कि प्लस का 5 है तो इसका स्क्वायर, और प्लस k वाली वैल्यू का स्क्वायर जो कि माइनस का 8 है तो इसका स्क्वायर, और आपके पास अंडर रूट ऊपर। अब इसे सॉल्व करो कैलकुलेटर के अंदर रख के। 2 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 4, प्लस का हमारे पास 5 का स्क्वायर आएगा 25, और प्लस का ये स्क्वायर जब इस माइनस पे गिरेगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, और 8 का जो आपके पास स्क्वायर होता है वो कितना होता है 64, 8 8 ज़ा 64। और इसे कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करो तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो 4 प्लस 25 एंड प्लस 64 93, अंडर रूट के अंदर 93, इसका आंसर जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट के अंदर 93, और साथ में क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा वेक्टर है तो हम लोग साथ में लिख देते हैं कि यूनिट्स 93 यूनिट्स, और वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, अननोन है हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये यूनिट्स है, मतलब कुछ भी हो सकती है यूनिट। तो a प्लस बी प्लस सी का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना आया है 93 यूनिट्स। तो ये आपके पास जो है पार्ट बी का आंसर है।
और ये वाला जो है ये आपके पास पार्ट ए का आंसर है। और अगर इसे जो है वो हम लोग मैच करें तो बुक के अंदर जो आंसर है, हाँ पहले वाले का तो यही है और दूसरे वाले का भी यही है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट सी और डी रह गया है, तो पार्ट सी और डी को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं और वो भी आसान है। सिर्फ ये वाले पार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा मसला होगा जो कि हम लोग चलो दोनों कर लेते हैं। पार्ट सी के अंदर वो हमें बोल रहे हैं कि इस वाले वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, तो हमें पहले वो वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये पूरा जो भी इक्वेशन उन्होंने दी हुई है हमें। तो पार्ट सी के अंदर हम लोगों को दो काम करने पड़ेंगे, पहले ये वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं पार्ट सी, और सबसे पहले 3a माइनस का 2b और प्लस का 4c, पहले ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 3 और साथ में a की जगह पे a की वैल्यू रखनी है हमने, सेम उसी तरह जिस तरह पहले वाला हमने सॉल्व किया था। 3 और इसकी जगह पे a की जगह पे a की वैल्यू, यानी कि 3i माइनस का j माइनस का 4k और फिर माइनस का 2 और b की जगह पे जो है वो आपके पास माइनस का 2i प्लस का 4j और माइनस का 3 और साथ में k और प्लस का 4 और c की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि i प्लस का 2j और माइनस का k है। अब इसे आप लोग जो है वो सॉल्व करो, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 9i और माइनस का 3j और माइनस का 3 4 12k। यहाँ पे जो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 4i और माइनस और प्लस आपके पास माइनस 2 4 8j माइनस माइनस प्लस और आपके पास 2 3 6k और यहाँ पे 4i और 4 2 8j और माइनस का 4 और k। अब सेम उसी तरह से आई वाली वैल्यूज़ जो है वो आप लोग ऐड कर लो, एक ये रही और एक जो है वो ये रही। तो 9 + 4 प्लस आपके पास 4 और 4 8 हो गए, और 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 8 16 और 1 17, तो 17i। इसके बाद जो है वो आपके पास जे वाली वैल्यूज़ है, तो एक ये रही और एक जो है वो आपके पास ये रही। तो ये प्लस का 8j और ये माइनस का 8j और ये प्लस का 8j आपस में कैंसिल, और सिर्फ आपके पास कितना रह जाएगा, माइनस का 3j और फिर एक k वाली ये रही, एक k वाली ये रही और एक k वाली ये रही। तो माइनस का 12k और प्लस का 6k, आंसर कितना आएगा, प्लस का 6k। 12 में से जो है वो 6 गए तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 6k, क्योंकि माइनस का साइन इसके साथ है। तो 12 रुपये का लॉस हुआ और 6 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो टोटल कितना आपसे पूछा जाए अगर, तो आपको क्या हुआ है, 6 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, माइनस का 12 था यानी कि 12 रुपये का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस का साइन नहीं लगाते, अगर यहाँ पे नहीं लगाओगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 12 का लॉस हुआ है और इस प्लस का क्या मतलब, प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट, यानी कि 6 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि यार अभी भी हम लोग 6 रुपये के लॉस में है। तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया आपने, सिर्फ प्लस का लगा दिया, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। आप उनको बता रहे होगे कि लॉस की जगह पे प्रॉफिट हुआ है 6 का, तो आपका पूरा बिजनेस जो है वो ठप हो सकता है इसे एक गलती की वजह से। आप माइनस की जगह प्लस लगा दोगे तो आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप किसी को बता रहे होगे तो आप असल में आपको लॉस हुआ होगा, लेकिन आप उसको बता रहे होगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इस चीज़ की गलती जो है वो फिजिक्स के अंदर या फिर मैथ्स के अंदर भी कहीं भी नहीं करनी, क्योंकि एक माइनस का साइन जो है वो पूरे का पूरा आपका आंसर जो गलत कर सकता है। तो यहाँ पे माइनस का जो है वो आपके पास कितना आया, 6j, माइनस का 12k और प्लस का 6k, आंसर माइनस का 6k और फिर आपके पास जो है वो माइनस का 4k है। तो माइनस का 4k जब इसके अंदर इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10k। आप लोगों ने जो है वो ये सब्र से करना है, तहम्मुल से करना है, कैलकुलेटर यूज़ करते हुए करना है, तब आप लोगों का जो है वो सही से ये जो है पूरा होगा। मतलब अगर जल्दी जल्दी करोगे तो गलती कर जाओगे। तो ये हमारे पास क्या आया, वेक्टर आ गया, कौन सा वाला, ये वाला आपके पास वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि 3a और आगे माइनस का 2b और प्लस का 4c, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर आपके पास ये रहा, आई वाली वैल्यू का स्क्वायर करो,
प्लस जे वाली वैल्यू का स्क्वायर करो और प्लस के वाली वैल्यू का स्क्वायर करो तो आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर करो 289 और प्लस का 3 का स्क्वायर जो है आपके पास। अब माइनस के साइन को जो हम लोग नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि प्लस हो जाता है, तो वो यहाँ पे 9 आएगा और प्लस का यहाँ पे जो 100 आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करो 289 प्लस का 9 और प्लस का 100 तो 389 389 जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है वो आया है 389। कहाँ है इस वाले वेक्टर का 3a माइनस का 2b और प्लस का 4 और साथ में c। इसका मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट के अंदर 389 और इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर इसको रूट में डालें तो पॉइंट में जा रहा है, ऐसे छोड़ दो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साथ में लगा दो कि यूनिट्स। तो ये किसका आंसर है? ये पार्ट सी का आंसर है, ये पार्ट सी का आंसर है। और अगर इसको चेक करें हम लोग तो क्या सही है, यही आंसर है आपकी बुक के अंदर भी। और अगर पार्ट डी की बात करें तो पार्ट डी के अंदर अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा कि यूनिट वेक्टर किस तरह से निकलता है। हमने जब मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी थी वेक्टर की तो क्या देखा था कि वेक्टर किसके इक्वल होता है? उसके मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर के, मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर की। ए से इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो यूनिट वेक्टर की। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर पहली वीडियो के अंदर आप लोगों ने रिवाइज नहीं की तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे रिवाइज करें, उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकालना है तो यहाँ पे बेसिकली हमने वहाँ पे इसका फॉर्मूला भी निकाला हुआ है कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कि अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए किसी भी वेक्टर का, फर्ज करो कि आपके पास एक वेक्टर ए है और आप चाह रहे हो कि इसका यूनिट वेक्टर मिल जाए मुझे, मतलब ये वाला वेक्टर जो इसी की डायरेक्शन के अंदर हो, इसी वेक्टर ए की डायरेक्शन के अंदर हो और उसका मैग्नीट्यूड जो हो वो 1 हो। यूनिट वेक्टर का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये वाला निकालने के लिए यूनिट वेक्टर आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है कि वेक्टर फॉर्म के अंदर यानी कि IJK की फॉर्म के अंदर, और इसे आप डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे पार्ट डी के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूनिट वेक्टर निकालो पैरेलल टू द वेक्टर 3a माइनस का 2b, ये वाला। इस वाले वेक्टर के फर्ज करो कि हम लोग अगर खुद से ऐसे ही बनाएं तो ये वाला वेक्टर ये रहा 3a माइनस का 2b और प्लस का 4c, ये आपके पास वेक्टर है। अब इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल हो इसी के, मतलब इसी की डायरेक्शन के अंदर। पैरेलल का मतलब कि इसी की डायरेक्शन के अंदर आप एक यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ, इसको हम लोग नाम दे देते हैं यू का। यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ जो कि इसी की डायरेक्शन के अंदर हो। तो आप कैसे निकालोगे? इस वाले फॉर्मूले से कि पूरे का पूरा ये वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या कि ये वाला वेक्टर 3a माइनस का 2b और प्लस का 4c, ये वाला पूरा वेक्टर, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर है हमारे पास, ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया हमने, ये रहा। तो आप इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। वेक्टर क्या था 17i माइनस का 3j और माइनस का 10k, और इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला है 3, 8 और साथ में 3, 9 और 8, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। मज़ीद सॉल्व करना है तो एलसीएम ब्रेक करके हर एक टर्म के नीचे आप इसको लिख दो, तो वैसे भी आप लिख के बता सकते हो, यानी कि इस तरह से। और यहाँ से इसको मिटा देते हैं। बेसिकली आपकी बुक के अंदर जो आंसर लिखा हुआ शायद इसी तरह से लिखा हुआ है कि ये वाला वेक्टर पूरा और इसको डिवाइड करके इस तरह से लिखा हुआ है। या फिर आप इसको मज़ीद सॉल्व करो तो यूँ भी लिख सकते हो कि 17/398i और माइनस का 3/398j और माइनस का 10 और अपॉन में अंडर रूट के अंदर 398 और साथ में k। और अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ और फिर 9 की तरफ बढ़ेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। शेप जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है और इसे टग बोट वाले प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है।
अगर आप में से किसी का कोई जानने वाला केपीटी या फिर नेवी के अंदर हो तो आप लोगों को पता होगा कि टग बोट किसे कहते हैं या फिर टग बोट जो वो क्या होती है। बेसिकली टग बोट जो होती हैं वो बड़े बड़े जहाज़ों को टग करके लेके आती हैं, टो करके लेके आती हैं और जेटी तक जो है वो लगाती हैं। मतलब इनका काम क्या होता है कि जहाज़ों को जेटी के साथ जो है वो लगाना, या फिर कहीं पे अगर आपका कोई जहाज़ फेल हो जाता है तो ये जो टग बोट्स होती हैं ये उसे लेके आती हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रॉब्लम के अंदर क्या बोला जा रहा है, अगर उसकी पूरी वर्डिंग आप लोग पढ़ें कि हमारे पास दो टग बोट्स हैं, दो टग बोट्स हैं। फ़र्ज़ करो कि एक ये रही और एक जो है वो आपके पास ये रही, दो टग बोट्स हैं और ये एक शिप को, एक बड़े वाले शिप को टो कर रही हैं, एक बड़े वाले शिप को टो कर रही हैं। ये आपके पास शिप हो गया और ये आपके पास क्या हो गई, टग बोट्स जो कि इसको टो कर रही हैं। बोल रहे ये प्रॉब्लम हमें क्या बता रहा है कि हर टग बोट फोर्स लगा रही है इस शिप के ऊपर कितनी, 6000 न्यूटन की। तो इसका मतलब कि ये वाली जो बोट है फोर्स 1 के नाम से इसकी फ़ोर्स को हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि कितनी है, 6000 न्यूटन। और ये जो फोर्स 2 है जो कि बोट 2 लगा रही है, इसको 1 का नाम दे दो और इसको 2 का नाम दे दो, टग बोट 2। और ये वाली जो है आपके पास टग बोट 1, टग बोट 2 और टग बोट 1। ये वाली जो बोट है ये भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है और ये वाली जो बोट है ये भी 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। और आपको ये बताया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर ही कि एंगल जो है बिटवीन द रोप्स, इन दोनों टग बोट्स के दरमियान या फिर इनकी जो रोप्स हैं, ये रस्सियाँ मतलब यहाँ पे इन्होंने जो है वो शिप को बांधा हुआ है और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, बेसिकली ये एक फोर्स होगी आपके पास, ये दूसरी फोर्स होगी और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप, इस शिप के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही होगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे डाटा देखें और अगर आप लोगों ने वीडियोस रिवाइज कर ली हैं तो एडिशन ऑफ वेक्टर वाली वीडियो के अंदर जो हमने एक मेथड या फिर एक तरीका पढ़ा था जिसे हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड का नाम दिया था, यहाँ पे सेम वही केस है, एक फोर्स दूसरी फोर्स और उनके दरमियान का एंगल। और बेसिकली हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स किए थे वहाँ पे भी इस तरह का एक प्रॉब्लम किया था कि ये आपके पास एक फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है और इनके दरमियान जो है आपको एंगल दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फ़र्ज़ करो कि 3 न्यूटन और इसका 4 न्यूटन और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री। इसी तरह का कोई हमने जो प्रॉब्लम किया था, तो यहाँ पे भी वही वाला केस है। तो सिंपली रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, आप लोगों को पता होगा कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर आपको निकालना हो तो आप लोग कौन सा फार्मूला लगाते हो, F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और यहाँ पे जो आपके पास cos थीटा और प्लस का F2 का स्क्वायर। ए बी की फॉर्म के अंदर हमने वहाँ पे जो है वो ये वाला फार्मूला लिखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला था। तो यहाँ पे हमने ए की जगह पे F1 डाल दिया, बी की जगह पे जो है हमने F2 डाल दिया। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, F1 कितना है 6000, तो यहाँ पे 6000 का जो है वो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, फिर यहाँ पे 6000 आएगा और फिर यहाँ पे जो आपके पास 6000 आएगा और साथ में कॉस जो है यहाँ पे 60 आ जाएगा और प्लस का 6000 का स्क्वायर, 6000 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर अंडर रूट भी है, इसे आप लोग कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा। हम सीधा जो है इसका आंसर लिख देते हैं, आप लोग फिर जो है वो सॉल्व करके अपने पास लिख लेना, मतलब इसको। तो आपके पास जो फ़ौरन आंसर आएगा इसे पूरे को सॉल्व करने के बाद वो कितना आएगा, 103.305 न्यूटन। और आप इसे कैलकुलेटर में डाल के पूरी की पूरी वैल्यूज़ को एक साथ डालो या फिर आस्ते आस्ते करके सॉल्व करो, आंसर जो आपके पास यही आएगा। तो ये आपके पास आंसर है। मतलब इस शिप के ऊपर
इतने न्यूटन की फोर्स रिजल्टेंट लग रही होगी अगर इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो। तो सिंपली ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो हमें क्या बता रहा है। मैग्नीट्यूड जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है जिसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P एंड Q आर, मतलब दो आपको जो है पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर की जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर क्या पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली किसी पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा होता है ग्राफ के अंदर या फिर एक्सिस के अंदर। ओरिजिन से किसी पॉइंट की पोजीशन को जो भी वेक्टर शो कर रहा होता है उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए इन्होंने एक प्रॉब्लम बना के हमें दिया हुआ है और क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक पॉइंट P का और एक पॉइंट Q का। मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये पॉइंट P की पोजीशन को शो कर रहा है और ये वाला जो वेक्टर है ये पॉइंट Q की पोजीशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग R1 को अगर बनाएं तो फर्ज करो कि आपके पास जो है वो R1 है और वो इस पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है जो कि पॉइंट P है। R1 पॉइंट P की पोजीशन को शो कर रहा है और R2 जो है वो आपके पास R2 जो है इसको बोल दो कि ये R1 है और ये वाला जो है हमारे पास R2 है। ये X है और ये Y है और ये आपके पास ओरिजिन है। ये R2 है और ये किसकी पोजीशन को शो कर रहा है? पॉइंट Q की पोजीशन को शो कर रहा है ये वाला R2 और आपको ये वेक्टर फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप डिटरमिन करके बताओ P से लेकर Q तक का डिस्टेंस या फिर ये वाला वेक्टर P से लेकर Q तक वाला वेक्टर निकाल के बताओ और P से लेकर Q मतलब ये वाला वेक्टर आप निकाल के बताओ। इसको बोल दो कि ये जो है आपके पास आप कुछ खुद से कुछ भी नाम दे सकते हो। तो इसको नाम दे देते हैं कि R वाला जो वेक्टर है ये R है। आप A B C D कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। हमने यहाँ पे जो इसको वेक्टर R का नाम दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेक्टर है ये आपके पास वेक्टर R है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप निकाल के बताओ P से लेकर Q तक जो वेक्टर आ रहा है जिसको हमने R का नाम दे दिया है ये निकाल के बताओ इन वेक्टर फॉर्म, या फिर जो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स I J K, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म बोलते हैं बेसिकली। I J K की फॉर्म के अंदर अगर आपको बोला जाए कि वेक्टर निकाल के बताओ तो उसका क्या मतलब होता है कि वेक्टर फॉर्म के अंदर निकाल के बताओ। और फिर पार्ट बी के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताना कि जो आप ये R वाला वेक्टर I J K की फॉर्म के अंदर निकाल के बताओगे फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताना। तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको ग्राफिकली देखें तो क्या हेड टू टेल रूल नहीं लगा हुआ यहाँ पे? एक वेक्टर, इसके हेड के ऊपर इस वाले वेक्टर की टेल और फिर हमारे पास ये वाला जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास हेड टू टेल रूल में हम लोग क्या करते हैं? एक वेक्टर, फिर आपके पास जो है ये दूसरा वेक्टर और फिर यहाँ से जो आपके पास जो भी वेक्टर आता है हम बोलते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि R इज इक्वल्स टू A प्लस B। तो क्या इस डायग्राम को देखते हुए अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि फ्रॉम द फिगर जो हमने यहाँ पे खुद से ड्रॉ की है, फ्रॉम द फिगर आपके पास जो ये R2 है, ये जो वेक्टर R2 है ये वाला, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है? पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा ये पहला वाला वेक्टर, इसके हेड के ऊपर दूसरे वाले वेक्टर की टेल और फिर हमारे पास जो ये वाला वेक्टर है ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। तो हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि R1 प्लस का R जो है वो आपको इस तरह की वैल्यू दे रहा है। मतलब R2 जो है वो आपके पास एडिशन का नतीजा है R1 और R वेक्टर की। तो हमें क्या निकालना है? R। अगर इस R1 को वहाँ लेके जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो R2 माइनस का R1 इज इक्वल्स टू R, इज इक्वल टू का साइन क्रॉस किया तो इसका साइन जो चेंज हो गया, यानी कि ये माइनस में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज इक्वल्स टू R2 माइनस का R1। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डालो, इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 4i माइनस का 3j और प्लस का आपके पास 2k, फिर माइनस का साइन और R1 की वैल्यू जो कि क्या है 2i प्लस का 3j और माइनस का k।
अच्छा, यहाँ पे एक गलती आप लोगों से ये हो सकती है कि अगर आप लोगों ने ब्रैकेट ना लगाया, इस माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट ना लगाया, तो आपका पूरा सवाल जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये R1 पूरे के पूरे वेक्टर के साथ लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आप लोग माइनस का साइन या फिर जो ब्रैकेट है ना लगाओ, तो ये जो माइनस का साइन है सिर्फ i वाली वैल्यू के साथ आएगा। मतलब ये माइनस का 2i के साथ सिर्फ लगेगा, बाकी की दो जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ चली जाएंगी अगर ब्रैकेट ना लगाया तो। ब्रैकेट लगाने से क्या होगा कि ये माइनस का साइन पूरे के पूरे अंदर जितनी भी टर्म्स है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमें यही बता रही है कि जो माइनस का साइन है ये पूरे के पूरे R1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो R1 सिर्फ 2i थोड़ी है, ये आगे वाली वैल्यूज़ भी तो हैं, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। तो ये वाली गलती नहीं करना, मतलब अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाना, क्योंकि माइनस का साइन जो वो सारी की सारी साइन को चेंज कर देता है। अगर अभी हम लोग देखेंगे भी कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ की साइन को उलट कर देगा। तो यहाँ पे 4i माइनस का 3j और प्लस का 2k, माइनस का साइन इस प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2i और माइनस और साथ में प्लस, तो यहाँ पे माइनस का 3j और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने क्या हुआ कि इस माइनस के साइन ने इन तमाम की साइन को चेंज कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते तो माइनस का साइन सिर्फ 2i के साथ आता, ये दो एज इट इज़ रहते, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता। तो इन्हें सॉल्व करो, ये वाली और ये वाली सॉल्व होगी। तो i हमारे पास 4i है और यहाँ पे माइनस का 2i है, तो प्लस का 2i, फिर माइनस का आपके पास j और माइनस का आपके पास j, तो ऐड हो जाएंगे, ये माइनस का 6j हो जाएगा। और फिर आपके पास k वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 1 कितनी हो गई 3, तो 3k। तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई जो कि इन द फॉर्म ऑफ i, j और k हमने बताई। और अगर आपके बुक वाले आंसर से इसे मैच करें तो 2i माइनस का 6j, 2i माइनस का 6j और प्लस का 3k आंसर सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो तो काफ़ी आसान है, तो आप लोग वैसे भी निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? r का मैग्नीट्यूड निकालना है तो i वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, j वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस के बाद तो माइनस का 6 का स्क्वायर और प्लस आपके पास k वाली वैल्यू का स्क्वायर जो कि प्लस का 3 है तो 3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो r का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर जो है आपके पास 36। अब इस माइनस के साइन को हम लोग निगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये स्क्वायर इसको प्लस कर देगा। और फिर प्लस का आपके पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसे सॉल्व करो 36 और 4 आपके पास 40 हो जाएगा और 49 अंडर रूट के अंदर, और 49 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 7, तो आपके पास 7 यूनिट्स r। और ये आपके पास कितना है मैग्नीट्यूड आया है किसका, हमारे पास इस वाले यूनिट इस वाले वेक्टर का r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आपके पास 7 यूनिट्स आया है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9। और इसी के साथ साथ जो आज के हमने प्रॉब्लम करने थे वो ख़त्म हुए। अब अगली वीडियो से जो है वो फिर हम लोग मज़ीद जो इसके प्रॉब्लम्स हैं तकरीबन कितने 21 या 22 हैं, तो देखेंगे कि वो 2 या 3 वीडियोस के अंदर जितनी भी वीडियोस के अंदर कवर हुए उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।